हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट है 2 और हम प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट है। जो कि जीके का प्रैक्टिस सेट आपका पहला आ चुका है, दूसरा है। इसमें आपके फिर 25 क्वेश्चन है, आपको लगाने और बताना है कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? कालीकट हवाई अड्डे के बारे में। तो आप बता सकते हैं किसमें? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, झांसी। आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केरल। ठीक है, केरल में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर मैं बात करूं, सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में आया था। ठीक है, जो कि कालीकट तट पर पहुंचा था। वहीं पर ये कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जो सर्वोदय योजना है का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आपका समय स्टार्ट होता है, 5 सेकंड बताइए। तो दोस्तों, सर्वोदय योजना का जो प्रस्ताव है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सर्वोदय योजना है का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण द्वारा तो रखा गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी पर आधारित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन सा था? भूमि सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग है वो किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। रीवा में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, या फिर लखनऊ में? आपका समय स्टार्ट होता है, 5 सेकंड बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है क्या? लखनऊ। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस उद्यान की स्थापना जो की गई थी वो CSIR द्वारा की गई थी, जो कि 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। तो इसका कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हर्यक वंश की राजधानी थी? आपको यह बताना है कि हर्यक वंश की राजधानी कौन सी थी। वैशाली थी, या फिर पाटलिपुत्र थी, या फिर कन्नौज थी, या फिर राजगृह थी? आपका समय स्टार्ट होता है, बताइए। तो दोस्तों, इसकी जो सही आंसर है वो होगा आपका राजगृह। आपकी जो कन्नौज की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी राजगृह। अगर दोस्तों हम बात करें इसके बारे में, तो हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 544 में हुई थी, जो कि बिंबिसार द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना थी वो राजगृह में की गई थी, जिसका एक दूसरा नाम मिलता है राजगृह का, ग्रीवराज। उसको भी याद रखना है, कौन सा? ग्रीवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में जो दास वंश की स्थापना है वो किसने की थी? गयासुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर मोहम्मद गोरी ने? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों, भारत में जो दास वंश की स्थापना थी वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते चलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? 56। तो आंसर आप इसका बताएंगे। जापान को, स्विट्जरलैंड को, या फिर नॉर्वे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप आंसर देंगे, 5 सेकंड आपके पास है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका क्या? सी ऑप्शन, नॉर्वे। क्या ऑप्शन है? नॉर्वे। ठीक, आप अपनी कॉपी पर टिक करते रहिए कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट में बताना है कि कितने सही हुए। ठीक, आगे देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन है, कामराजर पोर्ट
लिमिटेड में स्थित है। आपको ये बताना है कामराजर जो पोर्ट लिमिटेड है वो कहाँ स्थित है, कच्छ में है, चेन्नई में है, कोची में है, मुंबई में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका चेन्नई। चेन्नई में है कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट मतलब कामराजर पोर्ट है जो 24 किलोमीटर उत्तर में है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल जो तट है वहाँ उसके 24 किलोमीटर उत्तर में जाकर है चेन्नई में पड़ता है कामराजन पोर्ट लिमिटेड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। आपको बताना है भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या पद्म श्री है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 में की गई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में की गई। और ये भारत रत्न के पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो सी राजगोपालाचार्य थे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पुरस्कार जो भारत रत्न था वो किसको मिला था? सी राजगोपालाचार्य को मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। आपको बताना संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में निहित है। 368, 393, 392 या फिर 308। आपको बताना है आंसर। 5 सेकंड आपके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो अपनाया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। आपको बताना है अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने व्यक्तियों के उस पर सिग्नेचर या साइन होने चाहिए। 100 के, या फिर लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का 15%, या फिर 50 सदस्य, या फिर 40 सदस्य, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 50 सदस्य। कौन सा आंसर है इसका? है आपका 50 सदस्य। ठीक है, अगर आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके 50 सदस्यों का समर्थित होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये किस में आता है तो आर्टिकल 75 में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क जो है, सार्क की बतानी है आपको स्थापना कब हुई थी। 1975, 1985, 1965, 1995। तो दोस्तों इसकी स्थापना बताना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 हुई थी। 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, या फिर समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे, 5 सेकंड आपके पास है। तो दोस्तों इसकी है मैकमोहन रेखा। अगर हम बात करें भारत चीन की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगर बात करें इस रेखा का जो निर्धारण है वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उस समय पे, उसके सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन, उस समय 1914 की बात है ये। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। ठीक है, इसकी जो अगर हम बात करें लंबाई की मैकमोहन रेखा की तो 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताएंगे आपका 5 से, 8 से, 10 से, या 12 से। आंसर देंगे। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर हम बात करें कर्क रेखा किसको कहते हैं, जो आपकी 23.5 डिग्री कितनी होती है? 23.5 डिग्री पर जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है भारत में जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, या फिर 17 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 7 दिसंबर। भारत में जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को यह अगर हम बात करें क्यों मनाया जाता है, ये जो है देश के प्रति जो देश को और सेना के प्रति जो सम्मान होता है उसको प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है? 180 है, 90 है, या फिर 360 है,
या फिर 120 है, बताएंगे। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कितनी है तो 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, आपको बताना है ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं या फिर यूरेनियम है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? पौधे इसका स्रोत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबल गैसों का तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन नोबल गैसों का तत्व नहीं है। हीलियम नहीं है, नियोन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है नोबल गैसों का तत्व नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें अक्रिय गैसों को ही नोबल गैस कहा जाता है। किसको? अक्रिय गैसों को ही। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्टिक जो फाइबर होता है मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संगीत वाद्य यंत्र के लिए, खाद्य उद्योग के लिए, बुनाई के लिए या फिर संचार के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, संचार के लिए किया जाता है। किसका? ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का संचार के लिए, जैसे कि टीवी सिग्नल लाने हैं, डिजिटल केबल बनाना है, इंटरनेट सिग्नल लाने हैं या फिर टेलीफोन जो संकेत देने हैं, उसके लिए किसके किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण से निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए, बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसमें नहीं पाया जाता है? ग्राउंड नट ऑयल में, बटर में या फिर आपका बटर मिल्क में या फिर आइसक्रीम में? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ग्राउंड नट ऑयल में। ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का जो अच्छा सुचालक है वो कौन है? कांच है, कागज है, तांबा है या पानी है? तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो कुचालक है वो ऑप्शन नंबर सी है, तांबा इसका सबसे अच्छा सुचालक है। देखो नेक्स्ट के देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, व्हेल है, शेर है या चिंकारा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो बताएंगे कौन सा है? 5 सेकंड आपके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, कौन सा है? डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है वो कौन सा है? एक हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डॉल्फिन। अगर हम बात करें डॉल्फिन को, गंगा नदी में पाई जाती है ये। ठीक है, यह जो है जीव केवल शुद्ध जल में ही जीवित रह सकते हैं। आपसे अगर बात की जाए कि डॉल्फिन कहाँ रह सकता है, तो शुद्ध जल में ही जीवित रह सकता है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में शामिल किया गया है। इसको एक लुप्तप्राय मतलब लुप्त हो चुकी है जो जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? फंक ने की थी या फिर मैकुलन ने की थी या फिर हॉलकट ने की थी या फिर हॉपकिंस ने की थी, बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फंक ने विटामिन सी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम की जो आग होती है उसके लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे दोस्तों। तो इसके लिए किया जाता है, पाउडर प्रकार का भी होता है और एक तरल प्रकार का भी, दोनों प्रकार के किया जाता है, पाउडर भी और तरल भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ए और सी, थोड़ा एक सेकंड, पाउडर किया जाता है और फॉर्म प्रकार, ए और सी किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कौन सा हो जाएगा? डी, ए और सी, पाउडर भी और फॉर्म भी। अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करता है? चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया, मतलब चूहे मार जो दवा होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का, जिंक सल्फाइड का या फिर जिंक ऑक्साइड का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएंगे। तो दोस्तों जिंक फास्फाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें? चूहे मार दवा में। तो दोस्तों ये आज के
आज के आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके यहाँ कंप्लीट हुए। आपको ये बताना है कि इसमें से आपके कितने सही हुए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आउटलाइन क्लासेस, आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो चैनल का नाम है वही आउटलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।